अपनी कीड़ों की सेना बना रहे हैं। 15 मदर नेस्ट दिन रात लगातार चल रहे हैं। कोरोशन पुल्स सोल बीस्ट्स की लाशों को पागलों की तरह निगल रहे हैं, जिससे आपने किसी तरह 1 लाख रिफाइनिंग एनर्जी जमा कर ली है। लेवल 3 मदर नेस्ट की विशाल संरचना अभी अभी विकसित हुई है। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। जैसे ही आप लेवल 3 मदर नेस्ट की नई सेनाओं का निरीक्षण करने की तैयारी कर रहे थे, ओवरमाइंड ने जग माइंड नेटवर्किंग में उच्चतम स्तर का अलर्ट जारी कर दिया। चेतावनी, 1 लाख साल पुराने आत्मा जीव का पता चला है। आपकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि शायद स्काई ब्लू बुल पाइथन या टाइटन जाइंट ऐप ने आपके घोंसले का पता लगा लिया है। लेकिन अगले ही पल ओवरमाइंड की उच्च ऊंचाई वाली निगरानी स्क्रीन जबरदस्ती सामने आ गई। स्क्रीन में कोई विशाल जीव नहीं था, न ही जंगल का कोई राजा था। वहां केवल बिच्छू जैसी छोटी वाली एक छोटी लड़की थी, जो आपके इलाके के किनारे घबरा कर भाग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वह पूरी ताकत से दौड़ रही थी, लेकिन उसके शरीर से वही ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं जो केवल 1 लाख साल पुराने आत्मा जीव में होती हैं। आपने केवल एक नजर देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। श्याओ वू, 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट। वह अभी अभी इंसान के रूप में बदली थी और इंसानी दुनिया में दाखिल भी नहीं हुई थी। इंसानी रूप लेने की वजह से उसकी 1 लाख साल की ताकत खत्म हो चुकी थी। इस समय वह एक 100 साल पुराने आत्मा जीव का मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था कि डोलुओ की कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, तांग san ने उड़ान नहीं भरी थी और मुख्य हीरो की टीम अभी बनी भी नहीं थी। और शाओ, आप मुस्कुरा दिए। वह तांग san की जिंदगी का इकलौता सहारा बनने वाली थी, लेकिन आज वह आपके जर्ग शिकार क्षेत्र में आ गिरी थी। इस समय उसके पीछे 500 साल पुराने फ्लेम वॉल्व्स पड़े हुए थे। आग के भेड़ियों की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। सबसे पीछे वाले भेड़िए ने उसके पीछे 3 मीटर की दूरी से छलांग लगा दी थी। उसका खूनी मुंह खुला हुआ था और उसके गले में आग धधक रही थी। शाओ ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पैर कांपे और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आग का बवंडर तो छूटा, लेकिन वह उस पर नहीं गिरा। अचानक से जमीन धंस गई। पांचों आग के भेड़ियों के पैरों के नीचे की जमीन एक साथ फट गई। जमीन के अंदर से एक गोल मुंह वाला दानव निकला, जिसके अंदर नुकीले दांतों की परतें बनी हुई थीं। पलक झपकते ही उसने 3 भेड़ियों को निगल लिया। 2 झर्ग जंपर्स बगल के गड्ढों से बाहर कूदे। आग की रोशनी में उनके काले कवच चमक रहे थे और उनके पंजों ने हवा में हमला बोल दिया। अंतिम फायर वॉल्फ का गला बड़ी सफाई से एक ही सेकंड में 2 टुकड़ों में कट गया। दूसरी फायर वॉल्फ मुड़कर भागना चाहती थी, लेकिन अभी उसने 2 कदम भी नहीं बढ़ाए थे कि दूर से गहरे हरे रंग का एक तेजाबी थूक तेजी से आया और सीधे उसकी छाती पर लगा। जहरीले तेजाब ने पलक झपकते ही उसके शरीर को गला दिया। फायर वॉल्फ चीख भी नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। पांचवीं फायर वॉल्फ को जंपर ने दबोच लिया। 3 जंपर्स ने एक साथ उस पर हमला कर दिया और उसकी हड्डियां चबाने की आवाज आने लगी। तभी 5 पीले रंग के सोल रिंग्स एक साथ हवा में तैरने लगे। 500 साल पुराने आत्मजीव मात्र 5 सेकंड के अंदर ढेर हो चुके थे। शावू जमीन पर सुन्न बैठी रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तो किसी भी प्रकार की सोल पावर का एहसास ही नहीं किया था, तो फिर ये खौफनाक जीव आखिर थे क्या? ठीक उसी समय झाड़ियों से एक हाइड्रा अपने सांप जैसे शरीर को घसीटते हुए बाहर निकला। वह एक इंसान से भी ज्यादा ऊंचा था और अपनी पतली चमकीली आंखों से शाओवू को घूर रहा था। शाओवू ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। हाइड्रा ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने विशाल पंजों को उसके पैरों के पास रख दिया। उसने धीमी आवाज में गुर्राहट की। उस आवाज में कोई धमकी नहीं थी, सिर्फ आज्ञाकारिता थी। शाओवू हैरान रह गई। उसने एक बार हाइड्रा को देखा और फिर चारों तरफ शांत खड़े जंपर्स को। ये खूंखार हमलावर मशीनें इस वक्त इतनी शांत थीं जैसे किसी के हुक्म का इंतजार कर रही हों। उसके हुक्म का नहीं, आपके हुक्म का। हाइड्रा ने एक बार फिर धीमी गुर्राहट के साथ उसे अपने ऊपर बैठने का इशारा किया। शाओ ने पल भर के लिए संकोच किया, अपने कांपते होठों को दबाया और फिर कांपते हाथों से हाइड्रा की पीठ पर लगे कांटों को पकड़कर उस पर चढ़ गई। हाइड्रा धीरे धीरे रेंगते हुए उसे एक विशाल चट्टान के सामने ले आया। जमीन पर बिछी घास अपने आप दोनों तरफ हट गई और एक अंधेरी गहरी गुफा का रास्ता खुल गया। शाओवू ने गुफा के अंदर झांका। वह अथाह और अनंत लग रही थी। उसने एक बार बाहर के जंगल को देखा और फिर अपने नीचे खड़े इस विशाल जीव को, जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। आखिरकार उसने अपनी पकड़ ढीली की और शांत हो गई। हाइड्रा उसे पीठ पर बिठाकर गुफा के अंदर चला गया। उसके जाते ही गुफा का दरवाजा बिना किसी आवाज के बंद हो गया। जमीन फिर से वैसी ही हो गई और उस पर घास उगाई, मानो यहां कुछ हुआ ही ना हो। सुरंग के अंदर बिल्कुल अंधेरा नहीं था। गुफा की दीवारें एक मुलायम जैविक परत से ढकी हुई थीं। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चमकते हुए फूल उगे हुए थे। उनकी हल्की हल्की नीली सफेद रोशनी ऐसी लग रही थी मानो जमीन के नीचे कोई तारों भरा आसमान उतर आया हो। शाओवू खुद को रोक नहीं पाई। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ। वे गर्माहट से भरे, मुलायम और जीवंत थे। वह 1 लाख साल तक जीवित रही थी, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज कभी नहीं देखी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और चौड़ा होता गया। सामने से रोशनी छनकर आ रही थी। वह सूरज की धूप नहीं, बल्कि बैंगनी काले रंग की जैविक चमक थी। जैसे ही हाइड्रा ने सुरंग के आखिरी छोर को पार किया, शाओवू की आंखें फटी की फटी रह गईं। बैंगनी काली चमक में लगभग 50 मीटर ऊंची एक विशाल गुफा फैली हुई थी। प्रवेश द्वार के सबसे करीब पिरामिड की तरह 3 विशाल मदर नेस्ट खड़े थे। उनकी सतह पर फैली नसों में खून तेजी से दौड़ रहा था और वे लगातार सफेद भाप छोड़ रहे थे। सबके बीचों बीच मौजूद सबसे ऊंचे और खौफनाक नेस्ट के शिखर पर एक ड्रैगन की जीवंत मूर्ति बनी हुई थी।
जो ऐसी लग रही थी मानो किसी भी पल अपने पंख फैलाकर उड़ जाएगी। गुफा के भीतर हजारों की तादाद में जंपर्स और हाइड्रा आ जा रहे थे। सब कुछ एकदम व्यवस्थित और पूरी तरह शांत था, मानो यह कभी ना खत्म होने वाली कोई काली शैतानी सेना हो। थोड़ी दूर पर विशाल बीजाणु फूल रहे थे। लगातार नए झर्ग यूनिट्स अपने खोल को फाड़कर बाहर निकल रहे थे। उनके चिपचिपे खोल से तरल टपक रहा था और वे अपनी लाल आंखें खोलकर सीधे सेना में शामिल हो रहे थे। गुफा की छत, दीवारें और जमीन, सब कुछ एक मोटी जीवित जैविक परत से ढकी हुई थी। ये पूरा का पूरा साम्राज्य ही सांस ले रहा था। शाओवू का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने नीचे अपने पैरों के पास बिछी परत को देखा और फिर ऊपर सांस लेते हुए उन मदर नेस्ट्स को घूरा। उसकी आंखों में छाया खौफ अब पूरी तरह से अचरज और आश्चर्य में बदल चुका था। तभी आप मुख्य मदर नेस्ट से धीरे धीरे बाहर निकले। आपकी तांबे जैसी सांवली त्वचा, छोटे काले बाल और शरीर की मांसपेशियां किसी भी पल फटने वाली ताकत से भरी हुई थीं। आपकी आंखें 10 लाख साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी थीं और आपके पूरे शरीर से खून की भयानक गंध आ रही थी। ये हजारों सोल बीस्ट्स का शिकार करने के बाद आपकी हड्डियों में बस चुकी मौत की महक थी। शाओ ने अनजाने में आधा कदम पीछे हटाया, लेकिन फिर रुक गई। उसने सिर उठाकर आपकी ओर देखा। उसकी डरी हुई आंखों में एक अजीब सा संशय उभर आया। क्या तुम भी इंसान का रूप लेने वाले कोई 1 लाख साल पुराने आत्मा जीव हो? उसकी कोमल और मासूम सी आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। आपने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आप चलकर उसके ठीक सामने आए और नीचे झुककर उसकी चमकती बड़ी-बड़ी आंखों में देखा। क्या तुम ताकतवर बनना चाहती हो? आपकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी। शाओ एकदम सुन्न पड़ गई। इस सवाल ने सीधे उसके दिल पर वार किया था। वह ताकतवर बनना चाहती थी। जब से उसकी मां का इंसानों ने शिकार किया था, तब से वह हर पल यही सोचती आ रही थी। लेकिन इंसान का रूप लेने के बाद आत्मा जीवों को इंसानों की तरह ही कल्टीवेट करना पड़ता था, और वह रास्ता बहुत बहुत धीमा था। उसने अपने निचले होंठ को दांतों से दबाया और हाँ में सिर हिला दिया। आपने केवल एक बात कही, तो फिर जग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर आपने उसकी कलाई पकड़ी और मुड़कर लेवल 3 मदर नेस्ट की ओर बढ़ गए। मदर नेस्ट के सामने का विशाल प्रवेश द्वार अपने आप खुल गया। उसके अंदर मौजूद मांसल दीवारें और रिंग जैसी आकृतियां लगातार सिकुड़ रही थीं, जिनसे चिपचिपा तरल टपक रहा था। शाओ को खींचते हुए अंदर ले जाया गया। मदर नेस्ट के अंदर का माहौल बेहद गर्म और मुलायम था। जमीन पर चलना ऐसा लग रहा था मानो रुई पर कदम रखा हो। सामने इंक्यूबेशन चैम्बर का रास्ता पहले से खुला हुआ था। जग क्रीप में से एक सफेद रंग का विशाल कैप्सूल धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी पारदर्शी झिल्ली खुल गई, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आपने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। शाओवू ने पीछे मुड़कर देखा। मदर नेस्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। फिर उसने अपने सामने मौजूद उस सफेद पोर्ड को देखा। उसकी आत्मा और अंतरात्मा डर के मारे चीख रही थी, लेकिन आपकी आंखों में किसी भी तरह के समझौते या दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे फिर से वही नजारा याद आया, जब फायर वॉल्व्स ने उसे मौत के कगार पर धकेल दिया था। आखिरकार उसने अपने दांत भींचे और पोड़ के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गई, पारदर्शी झिल्ली उसके पीछे बंद हो गई। शाओवू झटके से मुड़ी और झिल्ली को पागलों की तरह पीटने लगी। उसका मुंह खुल और बंद हो रहा था, लेकिन उसकी आवाज उस मोटी मांसल परत को पार नहीं कर पा रही थी। तभी पोड़ के ऊपरी हिस्से से कई मोटी मांसल नलियां निकली और सीधे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से, दोनों हाथों और दोनों पैरों में चुभ गईं। क्रीप से गहरे हरे रंग का जैविक ऊर्जा तरल उबल कर निकला और नलियों के जरिए पूरे पोड़ में भर गया। साथ ही उसके शरीर में एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया गया। उसका तड़पना और छटपटाना तेजी से बंद हो गया। उसकी बिच्छू जैसी लंबी छोटी पानी में खुल गई और उसके बाल समुद्री घास की तरह तैरने लगे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह उस अर्धपारदर्शी तरल में तैरने लगी, बिल्कुल किसी मां के गर्भ में सो रहे नवजात शिशु की तरह। पोड़ की सतह पर अनगिनत बारीक लाल नसें उभर आईं। वे एक के ऊपर एक चढ़ने लगीं, मोटी होती गईं और अंत में उसने एक विशाल सफेद कोकून का रूप ले लिया, जो हवा में शांत लटक रहा था। उस कोकून से काले रंग की ऊर्जा तरंगे बाहर निकल रही थीं, मानो कोई अबिस सांस ले रहा हो। तभी मेन ब्रेन की आवाज आपके दिमाग में गूंजी। चेतावनी, क्वीन ऑफ ब्लेड्स का इंक्यूबेशन शुरू हो चुका है। अनुमानित समय 48 घंटे। आप उस सफेद कोकून को देखते रहे और आपके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। 1 लाख साल पुराना आत्मा जीव जब झर के हीरो लेवल यूनिट का शरीर बनेगा, तो सोचो उससे कैसा भयानक दानव पैदा होगा। आप इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंक्यूबेशन शुरू होने के बाद से आप एक पल के लिए भी इंक्यूबेशन चैम्बर से दूर नहीं हटे। पहला घंटा, सफेद कोकून की ऊर्जा बदलने लगी। सॉफ्ट बोन रैबिट से जुड़ी उसकी पुरानी सोल पावर एक एक करके हटाई जा रही थी। अंदर से बाहर तक, आत्मा शक्ति से लेकर खून और हड्डियों तक सब कुछ बदल रहा था। कोकून से निकलने वाली काली ऊर्जा की तरंगे और गहरी होती गईं। जहां जहां यह रोशनी पहुंचती, जंपर्स जमीन पर रेंगने लगते, हाइड्रा अपने सिर झुका लेते, यहां तक कि मदर नेस्ट के धड़कने की लय भी बदल जाती। वे सब नतमस्तक होकर पूजा कर रहे थे। 24वां घंटा, आधा समय बीत चुका था। सफेद कोकून का आकार बढ़कर 3 गुना हो गया था। कोकून की सतह पर गहरे लाल रंग के पैटर्न उभर आए, जो नसों की तरह, किसी प्राचीन प्रतीक की तरह लगातार लपक रहे थे। आप उसकी मेंटल पावर को महसूस कर सकते थे। वह समंदर जितनी विशाल, पाताल जितनी गहरी थी और धीरे धीरे जाग रही थी। 36वां घंटा, सफेद कोकून में अचानक एक हल्का सा कंपन हुआ। बहुत हल्का, लेकिन पूरे चैम्बर में इसे महसूस किया जा सकता था। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, मानो अंदर कोई चीज बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हो। 47वां घंटा,
सफेद कोकून की सतह के सारे पैटर्न गहरे लाल रंग की रोशनी से जगमगा उठे, जिससे पूरा चैम्बर रोशन हो गया। तापमान तेजी से बढ़ने लगा और हवा में जलती हुई भयानक ऊर्जा की लहरें तैरने लगीं। कोकून के अंदर से एक धीमी गहरी गर्जना गूंजी। वह दर्द की चीख नहीं थी, वह भूख की चीख थी, संहार और तबाही की प्यास थी। 48वां घंटा। छठाक। बाल जितनी पतली एक दरार सफेद कोकून के ऊपरी हिस्से पर उभरी और उसकी गूंज पूरी गुफा में छा गई। छठाक, छठाक, छठाक। दरारें ऊपर से नीचे तक मकड़ी के जाले की तरह चारों तरफ फैल गईं। कोकून अब अंदर की उस उफनती हुई ताकत को और नहीं संभाल पा रहा था। सफेद टुकड़े धमाके के साथ हवा में उड़ गए, मानो बर्फ का तूफान आ गया हो। उस उड़ते हुए सफेद गुबार के बीच से एक अत्यंत आकर्षक और कामुक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। बैंगनी काले रंग की झर्ग आर्मर उसके शरीर पर पूरी तरह फिट बैठ रही थी, जो उसके लंबे सुडौल और सुगठित शरीर को उभार रही थी। उसकी बैंगनी काली रेशमी जुल्फें किसी झरने की तरह कंधों से बहती हुई उसकी कमर और जांघों तक लटक रही थीं। उसका मासूम चेहरा अब अत्यंत कातिलाना, ठंडा और सुंदर हो चुका था। उसकी आंखों और भौहों में एक कातिल आकर्षण और तेवर आ चुके थे। उसकी लाल सुर्ख आंखें गहरे सन्नाटे में चमक रही थीं, जिनमें बिना गुस्से के भी एक खौफनाक रोब था। उसके पीछे विशाल हड्डियों के पंख धीरे धीरे फैले, जिनका फैलाव 5 मीटर से भी ज्यादा था। एक एक हड्डी का कांटा साफ दिख रहा था और उनके बीच की झिल्ली गहरे बैंगनी रंग की थी, जो रोशनी में लोहे की तरह चमक रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से एक पतली लंबी पूंछ बाहर निकली हुई थी। उसकी पूंछ के सिरे पर सुई जैसा धारदार एक नुकीला कांटा लगा हुआ था। शाओवू के दोनों पैर सफेद कोकून के बिखरे हुए टुकड़ों पर पड़े और वह एक एक कदम संभालते हुए आपके सामने आई। उसके पीछे हड्डियों के पंख पूरी तरह फैल चुके थे। वह आपके सामने एक घुटने पर बैठ गई। उसने अपना दायां हाथ मुट्ठी बनाकर अपनी छाती पर रखा और सिर झुकाकर आपको सलामी दी। उसकी लाल सुर्ख आंखें आपकी आंखों में झांक रही थीं। उसकी आवाज बेहद ठंडी लेकिन चट्टान जैसी मजबूत थी। मैं, क्वीन ऑफ ब्लेड्स, अपने मालिक के सामने अपना शीश झुकाती हूँ। उसकी गहरी सांसों की सरसराहट आपके कानों के पास तक आ रही थी। आपने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ पर मौजूद हड्डियों के पंखों की ठंडी और तराशी हुई बनावट को सहलाया। वे पंख इतने धारदार और सख्त थे जैसे कोई बर्फानी लोहा हो। आप उसके शरीर से निकलने वाली मेंटल पावर को महसूस कर पा रहे थे। वह आकाशगंगा की तरह अनंत और पाताल जितनी गहरी थी। इतनी भयानक ताकत को देखकर झर्ग साम्राज्य के ओवरलॉर्ड होने के बावजूद आपका दिल भी एक पल के लिए कांप उठा। यह था जर्ग का हीरो लेवल यूनिट, आपकी पहली क्वीन ऑफ ब्लेड्स। उसने अपना सिर उठाया और अपनी लाल सुर्ख आंखों से आपको देखा। उसके लाल होंठों पर एक कातिलाना और खूबसूरत मुस्कान तैर गई। मालिक, मुझे मेरा पहला दुश्मन दीजिए। आपने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। युद्ध में भेजने से पहले आप उसे इस झर्ग साम्राज्य की असली ताकत और बुनियाद दिखाना चाहते थे। आप उसे करोजन पूल के पास ले गए। पूल में गहरे हरे रंग का तेजाबी तरल उबल रहा था। हजारों सोल बीस्ट्स की लाशें उसमें तैर रही थीं, जो गल रही थीं, सड़ रही थीं और उनका एसेंस निकाला जा रहा था। उस पूल के ऊपर हवा में अनगिनत सोल रिंग्स तैर रहे थे, सफेद, पीले, बैंगनी। वे सब पूल के ऊपर हवा में इस तरह सघनता से लटक रहे थे जैसे हवा में टंगे हुए घुंघरू हों। शाओवू की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह ये सब सोल रिंग्स हैं? आपने हाँ में सिर हिलाया और हाथ के इशारे से एक बैंगनी रंग की 1000 साल पुरानी सोल रिंग को हवा से खींचकर अपनी हथेली पर ले आए। करोजन पूल आत्मा जीवों की लाशों को निगलता है, उनमें से अपने आप सोल रिंग्स निकालता है और उन्हें महफूज रखता है। इस समय इस तालाब में 321 सोल रिंग्स मौजूद हैं। 180 सफेद, 102 पीले और 39 बैंगनी। शाओवू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वह स्टार्डो महान जंगल में 1 लाख साल तक रही थी। उसने अनगिनत सोल मास्टर्स को एक एक सोल रिंग के लिए अपनी जान की बाजी लगाते देखा था। उसने अनगिनत आत्मा जीवों को अपने शरीर में सोल रिंग्स बनने की वजह से इंसानों द्वारा मारे जाते या अपनों द्वारा निगले जाते देखा था। लेकिन यहाँ यहाँ सोल रिंग्स किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह थोक में निकाले जा रहे थे, एक जगह जमा किए जा रहे थे और जब चाहे इस्तेमाल के लिए तैयार रखे जा रहे थे। आपको खुद शिकार करने की जरूरत भी नहीं थी। आपकी कीड़ों की सेना लाशों को इस तालाब में लाती, तालाब उनमें से सोल रिंग्स निकालता और उन्हें जमा कर लेता। शाओवू के देखने का नजरिया अब आपके प्रति पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ आकर्षण या गुलामी नहीं थी, बल्कि एक गहरे खौफ और श्रद्धा का भाव था। उसकी आंखों का खौफ अब एक उन्मादी भक्ति में बदल चुका था। क्वीन ऑफ ब्लेड्स बनने के बाद जर्ग साम्राज्य का दिमागी नेटवर्क उसके लिए खुल चुका था। पिछले 7 दिनों में इस साम्राज्य के विस्तार की हर एक याद उसके दिमाग में छप चुकी थी। वह आखिरकार समझ गई थी कि आप महज एक हफ्ते के भीतर शून्य से इतनी विशाल भूमिगत सल्तनत कैसे खड़ी कर पाए, क्योंकि आपके पास एक ऐसी ताकत की कमान थी जो इस दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखी थी। आपने उस बैंगनी सोल रिंग को वापस तालाब में फेंक दिया और मुड़कर गुफा के बीचों बीच बने लेवल 3 मदर नेस्ट की ओर बढ़ गए। शाओवू किसी वफादार परछाई की तरह आपके पीछे पीछे चल दी। उसके हड्डियों के पंख सिमट चुके थे और उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। आप मदर नेस्ट के सबसे ऊपरी शिखर पर खड़े होकर अपनी पूरी भूमिगत सल्तनत को निहार रहे थे। शाओवू को इंक्यूबेट करने वाले 48 घंटों के दौरान भी आपकी कीड़ों की सेना ने रुकना नहीं सीखा था।
मदर नेस्ट की संख्या 15 से बढ़कर 25 हो चुकी थी। 3,600 झर्ग जंपर्स काले तूफान की तरह फैले हुए थे। 1,200 हाइड्रा खामोश तोपों की तरह तैनात थे। 41 करोजन पूल दिन रात लगातार चल रहे थे। 25 मदर नेस्ट हर 15 मिनट में एक नया अंडा पैदा कर रहे थे। ओवरलॉर्ड 10,000 मीटर की ऊंचाई से आसमान से हर चीज पर नजर रख रहा था। क्रीपर स्पाइन क्रॉलर्स उगे हुए थे जिनकी हमले की सीमा 2,000 मीटर तक फैली थी। ये पूरी भूमिगत सल्तनत एक कभी ना रुकने वाली जंग की मशीन थी और आप इस मशीन के एकमात्र मालिक थे। और अब इस मशीन को एक नया दिल मिल चुका था, क्वीन ऑफ ब्लेड्स। शाओवू आपके बगल में आकर खड़ी हो गई। उसके हड्डियों के पंख हल्के से खुले और उसकी लाल सुर्ख आंखों में मदर नेस्ट की बैंगनी चमक छलक रही थी। मालिक, हमारा अगला लक्ष्य क्या है? आप अभी कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक पूरा भूमिगत साम्राज्य एक भयानक झटके से हिल उठा। वह कोई भूकंप नहीं था। वह सोल पावर की एक भयानक लहर थी जो स्टार्डो महान जंगल के सबसे गहरे हिस्से से आ रही थी। वह लहर इतनी खौफनाक थी कि 50 मीटर गहरे पाताल में बनी यह गुफा भी थरथर कांपने लगी। मदर नेस्ट का धड़कना एक पल के लिए थम गया। सारे जंपर्स ने एक साथ अपने सिर उठाए और हाइड्रा की आंखें सिकुड़ गईं। शाओवू का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। जंगल के गहरे हिस्से से उठी ऊर्जा की वजह से गुफा की छत से चट्टानों के टुकड़े गिरने लगे। तभी एक दूसरी दिशा से तीसरी ऊर्जा की लहर टकराई। वह कहीं ज्यादा दूर से, कहीं ज्यादा ठंडी और परेशान कर देने वाली थी। वह किसी आत्मा जीव की महक नहीं थी। वह इंसानों के टाइटल डॉलुओं की सोल पावर थी। रैंक 99 पीक। और वहां सिर्फ एक नहीं था। शाओवू ने झटके से आपकी बांह पकड़ ली। उसकी उंगलियों के सिरे कांप रहे थे। ये स्पिरिट हॉल के लोग हैं। बहुत संभव है कि उन्होंने लेवल 3 मदर नेस्ट के विकास की ऊर्जा तरंगों को महसूस कर लिया हो। ऊपर से मेरे म्यूटेशन की वजह से यह जगह अब पूरी तरह उजागर हो चुकी है। तभी एक और भयानक झटका आया जो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा तेज था। गुफा की छत पर एक बड़ी दरार पड़ गई। जर क्रीप उसे भरने के लिए पागलों की तरह फैलने लगा, लेकिन दरार के बढ़ने की रफ्तार उसके ठीक होने से कहीं ज्यादा तेज थी। जर्ग माइंड नेटवर्क में सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। 3 अलग अलग ताकतें और कम से कम 4 अत्यंत खतरनाक लक्ष्य अलग अलग दिशाओं से आपके मदर नेस्ट पर निशाना साध चुके थे। पूर्व दिशा से जंगल के 2 राजा, टाइटन जाइंट ऐप और ए स्काई ब्लू बुल पाइथन, सब कुछ तहस नहस कर देने वाले भयानक गुस्से के साथ आपकी ओर बढ़ रहे थे। पश्चिम दिशा से स्प्रिट हॉल के काले चोगे वाले टाइटल डॉलू आ रहे थे। उनकी संख्या और इरादे अज्ञात थे। जंगल के सबसे गहरे हिस्से से लेक ऑफ लाइफ के तल में झील से भी विशाल सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसकी ऊर्जा की महक दामिंग और एयरमिंग दोनों को मिलाकर भी उससे 100 गुना ज्यादा खौफनाक थी। किसी टाइटल डॉलुओ से भी कहीं ज्यादा निराशाजनक। आप उसकी सोल पावर के स्तर को माप भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसकी ताकत इस दुनिया के नियमों के परे थी। अगले ही पल झील के तल में सोई उस प्राचीन सत्ता ने भी आपके घोंसले की जगह को लॉक कर लिया। ओवरमाइंड की शांत आवाजों ने आपके दिमाग में गूंजी, चेतावनी, 4 अत्यंत खतरनाक खतरे करीब आ रहे हैं। तुरंत साम्राज्य रक्षा प्रणाली शुरू करने की सलाह दी जाती है। क्या अनुमति है? शाओवू ने सिर उठाकर आपकी ओर देखा। उसकी लाल सुर्ख आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक रहा था। उसके हड्डियों के पंख पूरी तरह फैल गए। पूंछ हवा में ऊंची उठ गई और उसकी सुई जैसी धारदार नोक रोशनी में चमकने लगी। वह अब वो लाचार लड़की नहीं थी जिसे कुछ आग के भेड़िए दौड़ा रहे थे। वह आपकी क्वीन ऑफ ब्लेड्स थी। मालिक, हुक्म दीजिए। शाओवू को क्वीन ऑफ ब्लेड्स में बदले अभी महज 3 दिन ही हुए थे कि उसका सबसे करीबी दोस्त एयरमिंग उसे लगभग अपने हाथों से खत्म करने ही वाला था। उसका वह विशाल पहाड़ को भी चकनाचूर कर देने वाला घूंसा शाओवू के सिर के ठीक ऊपर आ चुका था। शाओवू की पूरी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। उसके होंठों के कोने से खून बह रहा था और उसका शरीर ग्रेविटी डोमेन में पूरी तरह जकड़ा हुआ था। वह बच नहीं सकती थी और न ही उसमें अब भागने की ताकत बची थी। उसने बस अपना सिर उठाया और बहुत धीरे से पुकारा, एर मिंग। महज 2 शब्द और उस एक पुकार ने उस जानलेवा भारी घूंसे को हवा में ही रोक दिया। टाइटन जाइंट ऐप की आंखें अचानक पथरा गईं। ये नाम सिर्फ वह दामिंग और शाओवू ही जानते थे, लेकिन उसकी यादों में शाओवू तो बिच्छू जैसी छोटी वाली एक मासूम लड़की थी, जबकि उसके सामने एक भयानक शक्तिशाली लाल सुर्ख आंखों वाली औरत खड़ी थी। वह जाना पहचाना एहसास एयरमिंग को हमला करने से रोक रहा था, लेकिन यह अनजान रूप उसे यकीन भी नहीं करने दे रहा था। वह न तो आगे हमला कर पाया और न ही शाओवू का नाम पुकार पाया। उन्हें लगभग आपस में ही लड़ा देने वाली इस गलतफहमी की शुरुआत कुछ घंटे पहले हुए एक शिकार से हुई थी। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ओवरलॉर्ड को 90,000 साल पुराना एक विशाल अजगर मिला था। ताज्जुब की बात यह थी कि वह बादलों के पार से भी निगरानी को महसूस कर पा रहा था। आपने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इस अजगर की मेंटल पावर या तो बेहद खतरनाक है या फिर इसके शरीर के अंदर मेंटल टाइप हेडसोल बोन छुपा हुआ है। आपने शाओवू को खुद जंग में भेजा ताकि उसकी लाश भी मिल जाए और आप क्वीन ऑफ ब्लेड्स की असली ताकत भी देख सकें। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। शाओ ने शैडो स्ट्राइक से उसकी पूंछ के परखच्चे उड़ा दिए और फिर क्वींस गेट से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी।
विशाल अजगर इस तरह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूरी दिमागी ताकत शाओवू के दिमाग में झोंक दी, ताकि अंदर से उसकी चेतना को फाड़ सके। लेकिन शाओवू के दिमाग में पहुंचने के बाद उसे समझ आया कि उसकी दिमागी दुनिया कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक अनंत फैली हुई गैलेक्सी है। अजगर का दिमागी हमला पलक झपकते ही उस आकाश गंगा में समा गया और 90,000 साल पुराना अजगर तड़प कर जमीन पर ढेर हो गया। उसकी लाश से एक नीले रंग का हेड सोल बोन बाहर निकल आया। इस जंग ने साबित कर दिया था कि म्यूटेशन के बाद शाओवू अकेले ही 90,000 साल पुराने आत्मा जीव का शिकार करने के काबिल हो चुकी थी। जर्ग बेस के मदर नेस्ट में पूरी जंग देखने के बाद आपने आखिरकार राहत की सांस ली। क्वीन ऑफ ब्लेड्स की ताकत आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। शाओ ने अपने पहले ही मुकाबले में 90,000 साल पुराने अजगर को मार गिराया था। जब तक आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है, आप ऐसी कई और क्वीन ऑफ ब्लेड्स स्तर की हीरो यूनिट्स तैयार कर सकते थे। और इस डॉलुओ महाद्वीप पर बदलाव के लायक औरतें सिर्फ शाओ अकेली नहीं थीं। झू झुकिंग, कन्यान रेनक्सुए, बीबी दोंग, ये 3 नाम एक के बाद एक आपके दिमाग में कौन थे? ये औरतें जो पहले से ही बेमिसाल हुनर और ताकत रखती थीं, जब जर्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगी तो सोचो वे कैसी भयानक तबाही बनेंगी। जहां तक बात अगली क्वीन ऑफ ब्लेड्स की थी, आपने अभी कोई फैसला नहीं किया था। लेकिन जैसे ही यह विचार आपके दिमाग में आया, मेन ब्रेन का खतरे का अलार्म एक बार फिर बज उठा। अलार्म ने आपके विचारों को अचानक तोड़ दिया। चेतावनी, 1 लाख साल पुराना आत्मा जीव तेजी से शाओवू की ओर बढ़ रहा है। आपने तुरंत ओवरलॉर्ड की नजरों से देखना शुरू किया। 10 किलोमीटर दूर जंगल तेजी से कांप रहा था। पेड़ों की छतरी से परिंदों का बड़ा झुंड डरकर उड़ रहा था। पहाड़ जैसा विशाल एक काला बंदर रास्ते में आने वाले पुराने पेड़ों को उखाड़ता हुआ उस मरे हुए अजगर की जगह की तरफ पागलों की तरह दौड़ा चला आ रहा था। आपने एक ही नजर में उसे पहचान लिया। वह स्टार्डो महान जंगल के 2 राजाओं में से एक और 1 लाख साल पुराना टाइटन जाइंट एप एयरमिंग था। शाओवू को भी इस हलचल का एहसास हो गया था। उसने पहले ओवरलॉर्ड को बादलों के पार ऊंचा भेज दिया, फिर आसपास की कीड़ों की सेना को जमीन के नीचे छुपने का हुक्म दिया। सामने वाले के आने का इरादा अभी साफ नहीं था। इस वक्त झर का सामने आना हालात को बेकाबू कर सकता था। कुछ ही देर में एयरमिंग जंगल के ऊपर से ऊंची छलांग लगाकर मरे हुए अजगर की लाश के ठीक बगल में जोर से आ गिरा। जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। उसने पहले अजगर की खून से लथपथ लाश को देखा और फिर उसकी नजर पास खड़ी शाओवू पर पड़ी। एयरमिंग को उसके शरीर से एक बेहद जानी पहचानी महक महसूस हुई, लेकिन उसकी यादों में शाओवू इंसान का रूप लेकर जंगल के अंदरूनी हिस्से को छोड़कर जा चुकी थी। जबकि उसके सामने खड़ी इस औरत की आंखें न सिर्फ लाल सुर्ख थीं, बल्कि उसकी पीठ पर विशाल हड्डियों के पंख उगे हुए थे। एयरमिंग को वह जानी पहचानी जरूर लगी, लेकिन वह उसकी पहचान पक्की नहीं कर पाया। उसने उसे आत्मा जीवों का शिकार करने वाली कोई इंसान मान लिया। एयरमिंग के गुस्से से भरे सवालों का शाओवू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना माना कि अजगर को उसी ने मारा है। लेकिन एयरमिंग को जरा भी यकीन नहीं हुआ कि इंसान जैसी दिखने वाली कोई औरत अकेले उस 90,000 साल पुराने अजगर को मार सकती है। शाओवू ने आगे कोई सफाई नहीं दी। अगले ही पल उसके पीछे 6 लाल रंग के 1 लाख साल पुराने सोल रिंग्स धीरे धीरे हवा में तैरने लगे। उनकी सुर्ख लाल रोशनी ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। एयरमिंग की आंखों में तैर रही जानी पहचानी भावना अचानक भयानक गुस्से में बदल गई। उसने शाओवू की पहचान की पुष्टि करने की कोशिश भी नहीं की और सीधे अपना विशाल घूंसा हवा में उठा लिया। शाओवू ने तुरंत स्पाइन डिफेंस चालू किया। काली ऊर्जा से भरा एक कवच बना जिस पर अनगिनत कांटे उगे हुए थे। धड़ाक! पहला घूंसा पड़ते ही वह कवच चकनाचूर हो गया, लेकिन उसके पलटवार के कांटों ने एयरमिंग के हाथ पर गहरे जख्म छोड़ दिए। तब जाकर एयरमिंग के इस भयानक गुस्से का असली कारण साफ हुआ। किसी इंसान के शरीर पर हर एक 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग का मतलब होता है एक 1 लाख साल पुराने आत्माजीव की मौत। और शाओवू के पीछे तो ऐसी पूरी 6 सुर्खलाल सोल रिंग्स लटक रही थी। एयरमिंग मान चुका था कि उसके सामने खड़ी इस औरत ने 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स को मार डाला है। थोड़ी देर पहले जो उसे एक जानी पहचानी महक आई थी, वह अब उसके खौफनाक गुस्से के नीचे पूरी तरह दब चुकी थी। दर्द से कराहते हुए एयरमिंग ने अपना हाथ पीछे खींचा और पहली बार अपना हल्कापन छोड़ा। शाओवू ने भी इस एक पल की डील का फायदा उठाया और अपनी छठी सोल स्किल टेलीपोर्टेशन फैटलेरे चालू कर दी। हवा में अचानक शाओवू की 8 एक जैसी परछाइयां उभर आईं और उन्होंने टाइटन जाइंट ऐप को चारों तरफ से घेर लिया। 8 परछाइयां अलग अलग दिशाओं से एयरमिंग के शरीर में घुस गईं। असली शाओवू उसके ठीक पीछे प्रकट हुई और उसने हाथ उठाकर अपनी पूरी ताकत में विस्फोट कर दिया। धड़ाक! विस्फोट एयरमिंग की छाती पर जोरदार धमाके के साथ हुआ। भयानक ऊर्जा की लहरों ने आसपास के पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन जब धूल और धुआं छटा, तो एयरमिंग अब भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा था। उस जानलेवा हमले ने उसे भयानक दर्द तो पहुंचाया था, लेकिन वह उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर पाया था। इसके उलट शाओवू की पूरी सोल पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इंसानी रूप और 1 लाख साल पुराने असली आत्माजीव के बीच का अंतर इस पल पूरी तरह साफ हो चुका था। सबके सबसे ताकतवर हमले के भी एयरमिंग को न तोड़ पाने के कारण हमले और बचाव का पूरा पासा पलट गया। एयरमिंग के शरीर पर उकीरी हुई लावे जैसी लाल नसें चमकने लगीं और एक अदृश्य ऊर्जा की लहर ने पूरे मैदान को घेर लिया। ग्रेविटी डोमेन। आसपास के इलाके का गुरुत्वाकर्षण अचानक कई गुना बढ़ गया।
अपनी पूरी ताकत खो चुकी शाओवू के लिए अब सीधे खड़े रहना भी मुमकिन नहीं हो रहा था। जब एयरमिंग ने अपना दूसरा घूंसा दे मारा, तो शाओवू बस अपने हड्डियों के पंखों को ढाल बनाकर अपने सामने कर पाई। पंखों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन उसका चेहरा पलक झपकते ही बर्फ की तरह पीला पड़ गया। पैर के नीचे बिछा जर क्रीप उसे लगातार ऊर्जा भेज रहा था, लेकिन वह उसे इतनी जल्दी ठीक करने के लिए काफी नहीं था। एयरमिंग ने उसे संभलने का एक पल भी नहीं दिया। उसका तीसरा घूंसा सीधे सामने से आ गिरा। अपनी आंखों के सामने आते उस पहाड़ जैसे घूंसे को देखकर शाओवू ने अपनी आखिरी बची कुची ताकत से जमीन के नीचे छिपी कीड़ों की सेना को हुक्म दिया। अनगिनत जंपर्स तुरंत जमीन फाड़कर बाहर निकले और शाओवू के आगे अपनी ढाल बनाकर खड़े हो गए। लेकिन 1 लाख साल पुराने आत्मा जीव के सामने वे एक पल की देरी भी पैदा नहीं कर सके। उनके शरीर का मांस और काले कवच एक साथ चिथड़े चिथड़े हो गए। शाओवू का बनाया आखिरी ऊर्जा कवच भी एक ही वार में चकनाचूर हो गया और वह मुंह से खून फेंकती हुई दूर जा गिरी। एयरमिंग ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसने फिर से अपना विशाल घूंसा हवा में उठा लिया। और तभी वही नजारा हुआ जो शुरुआत में घटा था। शाओवू ने और कोई मुकाबला नहीं किया। उसने बस बहुत धीरे से पुकारा, और मिंग। वह खौफनाक घूंसा उसके सिर के ठीक ऊपर आकर थम गया। वह जानी पहचानी आवाज जो एयरमिंग को लगातार उलझन में डाल रही थी, अब उसके कानों में साफ गूंज रही थी। उस नाम के साथ ही एयरमिंग के दिमाग की सारी उलझनें दूर हो गईं। लेकिन वह अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि सामने खड़ी यह औरत ही शाओवू है, क्योंकि उसका रूप, उसकी ताकत और उसके शरीर की महक पूरी तरह बदल चुकी थी। उसी समय शाओवू के जर्ग माइंड नेटवर्क के जरिए भेजी गई खबर से आपकी जर कीड़ों की विशाल सेना मैदान में पहुंच गई। अचानक जंगल के ऊपर का आसमान काला पड़ गया। बादलों को चीरते हुए हजारों ओवरलॉर्ड्स की बायो फ्लीट हवा में छा गई और युद्ध के मैदान पर मंडराने लगी। ठीक उसी समय आसपास की जमीन लगातार धंसने लगी। गड्ढों से अनगिनत जंपर्स बाहर उबल पड़े। सेना के पीछे हाइड्रा ने अपनी गर्दनें ऊंची कर लीं और चारों तरफ क्रीपर संकन कॉलोनी तेजी से उगने लगे। आसमान, जमीन और पाताल, तीनों स्तरों पर घेराबंदी पूरी हो चुकी थी। एयरमिंग स्टार डोमहान जंगल में लाखों सालों से रह रहा था, लेकिन उसने आज तक ऐसा भयानक जीव कभी नहीं देखा था। इन जीवों में कोई साफ सोल पावर महसूस नहीं हो रही थी, फिर भी वे सब किसी एक ही दिमाग के इशारे पर एक साथ काम कर रहे थे। आप ओवरलॉर्ड की पीठ से छलांग लगाकर सीधे शाओवू के बगल में आ गिरे। उसके होंठों पर लगे खून को देखकर आपने तुरंत हमला करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पहले एनर्जी क्रिस्टल निकालकर उसे खिलाया ताकि उसकी ऊर्जा और जख्म ठीक हो सकें। जब शाओवू संभल कर खड़ी हो गई, तब आप मुड़े और एयरमिंग की ओर देखा। आप जंगल के इन राजाओं से पंगा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन चूंकि इसने शाओवू को मारने की कोशिश की थी, इसलिए इसे इसकी कीमत चुकानी ही थी। आपने अपना हाथ हवा में उठाया और कीड़ों का समंदर एक साथ आगे बढ़ गया। एयरमिंग अपने एक घूंसे में दसों जंपर्स को पीस डालता था और उसकी एक ऊर्जा लहर पूरे इलाके को साफ कर देती थी। लेकिन वह जितने भी कीड़ों को मारता, पीछे से आने वाले कीड़े अपने साथियों की लाशों को कुचलते हुए आगे बढ़ते चले आते। यहाँ तक कि आधे कटे हुए जंपर्स भी जमीन पर रेंगते हुए उस पर हमला कर रहे थे। एयरमिंग को बहुत जल्द समझ आ गया कि इन जीवों के शब्दकोश में डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसी समय पीछे खड़े हाइड्रा ने एक साथ एसिड अटैक शुरू कर दिया। तेजबी थूक का एक खौफनाक तूफान एयरमिंग और आगे लड़ रहे जंपर्स पर एक साथ आ गिरा। जर्ग साम्राज्य अपने साथियों के मारे जाने के डर से कभी गोलीबारी नहीं रोकता। एक या दो तेजाबी बूंदें एयरमिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं, लेकिन जब हजारों बूंदें एक साथ उसके शरीर पर पड़ने लगीं, तो उसकी मोटी चमड़ी भी गलने लगी और उसे भयानक जलन का एहसास होने लगा। आपने शाओवू को दोबारा जंग में नहीं उतरने दिया, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ उससे बदला लेने के लिए नहीं थी। आप एयरमिंग के जरिए अपनी जर्ग सेना की असली मारक क्षमता को परखना चाहते थे। जैसे ही एयरमिंग कीड़ों के इस समंदर में पूरी तरह उलझ गया, 10 स्पाइन क्रॉलर्स ने अपनी पूरी ताकत जमा कर ली। धड़ाक! जमीन भयानक तरीके से कांपी और उसके पैरों के नीचे से लोहे से भी सख्त और मोटे कांटे जमीन फाड़कर बाहर निकले और सीधे एयरमिंग के शरीर में धंस गए। एयरमिंग ने तुरंत अपना एनर्जी आर्मर चालू किया, लेकिन फिर भी उसके शरीर पर कई गहरे जख्म बन गए और उसके काले फर से खून टपक रहा था और शरीर की लावे जैसी नसें तेजी से फीकी पड़ रही थीं। इस पल आखिरकार एयरमिंग में आगे लड़ने की हिम्मत नहीं बची। उसने पूरी ताकत लगाकर रास्ता बनाया और झर्ग सेना के घेरे से बाहर भाग निकला। 2 किलोमीटर दूर 100 से अधिक स्पाइन क्रॉलर्स पहले से ही उसकी उतरने की जगह पर निशाना साधे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमलों का दूसरा दौर शुरू होने वाला था, आपने अचानक अपना हाथ उठाकर सबको रोक दिया। हाल ही में ठीक हुई शाओवू ने भी हैरानी से आपकी ओर देखा। वह जानती थी कि एयरमिंग को जाने देने का मतलब था कि जर्ग साम्राज्य की खबर दामिंग के कानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन अपनी उस जानी पहचानी आकृति को घेरे से बाहर भागते देख उसकी भींच रखी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। आपने कोई सफाई नहीं दी, बस उसे जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर भागते हुए देखते रहे, जब तक कि एयरमिंग पूरी तरह आंखों से ओझल नहीं हो गया। तब जाकर आपने पूरी सेना को पीछा रोकने का हुक्म दिया। मौजूदा झर्ग साम्राज्य के लिए 1 लाख साल पुराने आत्मजीव को सच में मार गिराना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप चाहते थे कि यह खबर पूरे स्टार्ड और जंगल के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचे, ताकि दामिंग खुद यह फैसला कर सके कि यह नया जीव उनके लिए खतरा है या इसके साथ हाथ मिलाना फायदेमंद होगा। इसी बीच उस अंदरूनी इलाके में, जहां आप अभी देख नहीं सकते थे, जख्मों से लथपथ एयरमिंग वापस लौट चुका था। दामिंग ने जब उसकी हालत देखी, तो उसकी पहली सोच यही थी कि स्पिरिट हॉल के लोगों ने हमला किया है। लेकिन एयरमिंग जो जवाब लाया,
वह एक ऐसे अनजान जीव का था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक ऐसी प्रजाति जो बेहद विशाल संख्या में थी, जिसमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी और जो अपनों के मारे जाने पर भी हमले नहीं रोकती थी। एयरमिंग की बात सुनने के बाद दामिंग ने तुरंत बदला लेने का फैसला नहीं किया। जर्ग सेना की गतिविधियां जंगल के बाहरी इलाके के करीब थीं, जहां देर सबेर इंसानी ताकतों के साथ उनका टकराना तय था। दामिंग ने जल्द ही एक रास्ता चुना। अगर यह प्रजाति भी आत्मा जीवों की तरह ही है, तो क्यों ना इस अनजान सेना को स्प्लिट हॉल और इंसानों की ताकत को परखने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर यह जर्ग सेना इंसानों की ताकत को कमजोर कर पाती है, तो यह स्टार्ड और जंगल के लिए और भी फायदेमंद होगा। आपको अभी यह नहीं पता था कि स्काई ब्लू बुल पाइथन ने फिलहाल दूर से देखने और इंतजार करने का फैसला कर लिया था। आपने देखा कि जंगल के कोर एरिया से काफी देर तक कोई हलचल नहीं हुई। यह अचानक मिली शांति आपके लिए अपनी जर्ग सेना की कमियों को दूर करने का एक बेहतरीन मौका बन गई। एयर मिंग को पीछे धकेलने के बाद आप इस अस्थायी जीत के नशे में नहीं चूर हुए। इस लड़ाई ने जर्ग सेना की सबसे जानलेवा कमियों को उजागर कर दिया था। जंपर्स और हाइड्रा की संख्या चाहे कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वे हाई क्लास सोल बीस्ट्स के लिए बड़ा खतरा नहीं बन पा रहे थे। क्रीप की ऊर्जा बहाव की रफ्तार हमले की खपत का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। हमला करने के तरीके बहुत सीमित थे। सख्त ढाल वाले दुश्मनों से भिड़ने के लिए सेना को सिर्फ अपनी लाशों की तादाद पर निर्भर रहना पड़ रहा था। इसलिए लेवल 3 मदर नेस्ट में लौटते ही आपने तुरंत जीन फ्यूजन प्रयोग शुरू कर दिए। जर्ग साम्राज्य पहले ही हजारों आत्मा जीवों के जीन्स जमा कर चुका था। आपने ओवरमाइंड को बेकार हिस्सों को हटाने और एक जैसे असर वाले जीन्स को आपस में मिलाने का हुक्म दिया। एक पहला प्रयोग, डिफेंस और बॉडी एनहांसमेंट। सुरक्षा और शारीरिक मजबूती वाले जीन्स को मिलाकर स्टील बॉडी जीन बनाया गया। जिस किंग ऑफ दी अर्थ पर यह प्रयोग किया गया, उसका पुराना कवच पूरी तरह तोड़कर नया बनाया गया। उसके शरीर पर एक नया गहरा स्याह काला कवच आ गया और उसके दोनों पंजे धारदार मुड़े हुए ब्लेड में बदल गए। दो दूसरा प्रयोग, विस्फोटक जीन। दूसरी श्रेणी के जीन्स जैसे ही जीव के अंदर डाले गए, वह अचानक धमाके के साथ फट गया। पूरे इंक्यूबेशन चैम्बर में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ओवरमाइंड ने तुरंत इस प्रयोग को नाकाम घोषित कर दिया, लेकिन जर्ग क्रीप को जलते हुए देखकर आप मुस्कुरा दिए, क्योंकि आपने कोई नाकामयाबी नहीं देखी थी। जर्ग सेना को ऐसे जीवों की जरूरत नहीं थी जो बस जिंदा रह सकें, बल्कि उन्हें ऐसे हथियारों की जरूरत थी जो दुश्मनों के बीच घुसकर उन्हें अपने साथ ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दें। जब यह जीन शांत नहीं रह पा रहा था, तो आपने इसमें जलन, रफ्तार और दूसरे विस्फोटक जीन्स और मिला दिए। आखिरकार एक ऐसा भयानक मेल बना जिसका विश्लेषण ओवरमाइंड भी नहीं कर पा रहा था। दो मैदानी परीक्षणों के बाद देखा गया कि जीव के शरीर में बाहर से कोई बदलाव नहीं दिखता था, लेकिन 5 से 7 सेकंड के भीतर वह एक खौफनाक धमाके के साथ फट जाता था। तीन तीसरा प्रयोग, घातक एसिड। तीसरे प्रयोग का नाम फैटल एसिड रखा गया। मॉडिफाई किए गए सांप जैसे आत्मा जीव ने सिर्फ एक घूंट काला तेजाब थूका, लेकिन उस एक घूंट ने लोहे के सख्त ब्लॉक को पूरी तरह गला दिया और जमीन के अंदर 50 मीटर गहराई तक छेद करता चला गया। जर्ग सेना के 3 नए विकास की दिशाएं अब तय हो चुकी थीं। स्टील बॉडी सीधे सामने से जंग लड़ने का काम संभालेगी। विस्फोटक जीन दुश्मनों के झुंड में घुसकर फटने का काम करेंगे और घातक तेजाब दुश्मनों की बड़ी से बड़ी सुरक्षा और ढाल को चीर कर रख देगा। ओवरमाइंड ने इन तीनों नतीजों के आधार पर बिल्कुल न्यू जर्ग यूनिट्स को जन्म देना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में 48 घंटे का समय लगने वाला था। नए जीवों के बनने के दौरान आपने बाकी इंक्यूबेशन चैम्बर्स को बेकार बैठने नहीं दिया। 1000 साल पुराना मेटल गार्ड, 1000 साल पुराना 1000 जूल आंट और सबसे पहले प्रयोग से गुजरा किंग ऑफ द अर्थ, इन सभी के अंदर स्टील बॉडी का जीन इंजेक्ट किया गया ताकि इनका और भी गहरा म्यूटेशन हो सके। इंक्यूबेशन पूरा होते ही मेटल गार्ड और 1000 जूल आंट ने एक साथ अपने कोकून को फाड़ दिया। आपने ओवरमाइंड के जरिए पहले से तैयार किंग ऑफ द अर्थ को भी जगा दिया। जमीन एक भयानक झटके के साथ कांपी। एक बैंगनी काली आकृति जमीन फाड़कर बाहर निकली और बाकी दोनों आत्मा जीवों के बगल में आ गिरी। मेटल गार्ड का पूरा शरीर अब गहरे, बेहद सख्त और काले कवच से ढका हुआ था और उसके अगले पंजे घूमने वाले ड्रिल ब्लेड्स में बदल चुके थे। 1000 जूल आंट की छाहों टांगें भाले जैसी बन चुकी थीं, जो किसी भी निशाने को चीर सकती थीं, और उसकी पीठ पर विशाल आंट क्वीन वाले पंख निकल आए थे। किंग ऑफ द अर्थ अपने दोनों पंजों और पूंछ को एक साथ जोड़कर खुद को एक विशाल भूमिगत ड्रिल में बदल सकता था। वे अब कोई आम आत्मा जीव नहीं रहे थे, वे पूरी तरह से जर्ग, ओवरलॉर्ड के इशारों पर चलने वाली तबाही की मशीनें बन चुके थे। जब आपने ओवरमाइंड से इनकी ताकत के बारे में पूछा, तो जो जवाब मिला उसने आपकी उम्मीदों को भी पार कर दिया। आम आत्मा जीवों को 1000 साल की सीमा पार करके 10,000 ईयर का बनने में हजारों साल का वक्त लगता है, लेकिन जर्ग के इंक्यूबेशन चैम्बर में समय का यह फासला पूरी तरह मिटा दिया गया था। महज एक म्यूटेशन के बाद ये तीनों 1000 साल पुराने आत्मा जीव 10,000 साल पुराने स्तर की मारक क्षमता हासिल कर चुके थे। लेकिन ये तीन तबाही की मशीनें अभी इस जीन प्रयोग का आखिरी नतीजा नहीं थीं, क्योंकि इन पर सिर्फ स्थिर हो चुका स्टील बॉडी जीन इस्तेमाल हुआ था। तीनों जीन्स के मेल से बन रहे बिल्कुल नए जर्ग जीव इस वक्त भी इंक्यूबेशन चैम्बर में सो रहे थे। खास तौर पर वह अनियंत्रित विस्फोटक जीन और हर चीज को गला देने वाला घातक तेजाब।
ये दोनों मिलकर किस तरह का खौफनाक जीव पैदा करेंगे, इसका अंदाजा इस वक्त आप खुद भी नहीं लगा सकते थे। आप जर्क बेस की गहराइयों में मौजूद थे और ओवरमाइंड के दिमागी नेटवर्क के जरिए पूरे स्टार्डो महान जंगल की हलचलों पर पल पल नजर रख रहे थे। तभी अचानक एक खतरे का अलार्म बज उठा। जर्ग माइंड नेटवर्क की स्क्रीन झटके से झूम इन हुई। जंगल की गहराइयों में बैंगनी बालों वाली एक लड़की को 10,000 साल पुराना डार्क पैटर्न घोस्ट पाइथन पागलों की तरह दौड़ा रहा था। बैंगनी बाल, बैंगनी काले रंग के तंग कपड़े और उसके शरीर से निकलती वही जानी पहचानी भूतिया महक। ये सब देखकर आपके दिल में अंदाजा लग चुका था कि यह लड़की कोई आम इंसान या मामूली सोल मास्टर नहीं है। वह घबराई हुई घने पेड़ों के बीच से भाग रही थी। उसके पीछे डार्क पैटर्न घोस्ट पाइथन लगभग जमीन से सटकर बिना किसी आवाज के तेजी से रेंग रहा था। वह उस पर तुरंत झपट्टा नहीं मार रहा था, बल्कि उसके ठीक पीछे चिपका हुआ था, मानो किसी ऐसे शिकार का मजा ले रहा हो जो अब भाग नहीं सकता। और वह इस जगह तक कैसे पहुंची, इसकी शुरुआत आधे घंटे पहले हुई थी। उस समय वह चुपके से जंगल के बाहरी इलाके में घुसी थी, ताकि अपने अगले स्तर के लिए 1,000 साल पुराने आत्मा जीव का शिकार करके सोल रिंग हासिल कर सके। वह आर्मर्ड जाइंट एलिफेंट का पीछा करते करते जंगल के काफी अंदर तक चली गई। जब उसने आखिरकार अपने शिकार को मार गिराया और उससे एक बैंगनी सोल रिंग ऊपर उठी, तो खून की महक ने इस 10,000 साल पुराने डार्क पैटर्न घोस्ट पाइथन को वहीं बुला लिया। उसने मायूसी से पीछे मुड़कर जमीन पर मरे पड़े उस जीव को देखा। विशाल बैंगनी सोल रिंग अभी भी चमक रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे सोख पाती, वह घोस्ट पाइथन खून की गंध सूंघकर वहां आ धमका। लानत है, अगर मैं जिंदा वापस लौट गई तो पिताजी को बुलाकर इस नाक का सफाया करवा दूंगी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ भागना शुरू किया। पेड़ों की परछाइयों और बिखरी चट्टानों की आड़ लेते हुए उसने किसी तरह खुद को जंगल की बाहरी सीमा तक पहुंचाया। डार्क पैटर्न घोस्ट पाइथन सीमा तक पीछा करते हुए आया और अचानक उसके कदम ठिठक गए। इससे आगे इंसानों का इलाका शुरू होता था और उस नाग की आंखों में इंसानों का थोड़ा डर साफ दिखा। लेकिन उसके सामने खड़ी इस लड़की की सोल पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। वह उसके मुंह में आया हुआ एक निवाला थी। थोड़ा हिचकिचाने के बाद नाग ने आखिरकार छलांग लगा दी। इतनी दूरी उसके शिकार की गर्दन मरोड़ने के लिए काफी थी। पीछे से आती हवा को चीरने की खौफनाक आवाज सुनकर लड़की का कलेजा मुंह को आ गया। उसने चीखते हुए अपनी आत्मा शक्ति को उभारा। उसके पीछे गहरे बैंगनी रंग का एक विशाल आत्मा जीव प्रकट हुआ, जो एक हेल सिवेट जैसा दिख रहा था, और उसके चारों तरफ वे 3 सोल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठी। पीली पीली बैंगनी, उसकी तीसरी बैंगनी सोल रिंग तेज रोशनी से जगमगा उठी। थर्ड सोल स्किल, नेदर पैनिक स्लैश फैंटम फॉल। वह झटके से पीछे मुड़ी, एक घुटने पर बैठी और उसने अपनी हथेली सीधे घोस्ट पाइथन के सिर पर दे मारी। उसकी हथेली में बैंगनी रोशनी चमक रही थी। डार्क पैटर्न घोस्ट पाइथन इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाया। वह झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी की एक परत छा गई। काम बन गया। वह बेहद खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी नेदर पैनिक स्किल काम कर गई है और उस नाग की चेतना इल्यूजन में फंस चुकी है, जिससे वह कुछ देर तक होश में नहीं आ पाएगा। घोस्ट पाइथन बिल्कुल शांत पड़ा था, एकदम मरे हुए जीव की तरह। लड़की ने 2-3 बार तसल्ली की, तब जाकर उसकी तनी हुई नसें ढीली पड़ी। वह आगे बढ़ी और ठंडी हंसी के साथ बोली, मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन तुम तो बस इतने से ही निकले। तभी डार्क पैटर्न घोस्ट पाइथन की आंखें अचानक एकदम साफ हो गईं। उसकी आंखों में खून की लाल परत छा गई और वह सीधे उस लड़की को घूरने लगा। लड़की का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। वह जाल में फंस चुकी थी। वह नाग तो पूरे समय उसके साथ खेल रहा था। 10,000 साल पुराना आत्माजीव इतनी आसानी से भ्रम में कैसे आ सकता था? उस नाग की खौफनाक आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। लड़की के पैर कांप गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। सरर सरर सरर। अचानक झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई। डार्क पैटर्न घोस्ट पाइथन ने झटके से अपना सिर उठाया और बेहद सतर्क होकर उस दिशा में देखने लगा। जंगल के सारे पक्षियों की चहक और कीड़ों की आवाजें एक ही सेकंड में गायब हो गईं। पूरी तरह सन्नाटा छा गया। घोस्ट पाइथन की पीठ की काली नसें गुस्से से उभर आईं। वह जमीन पर पड़ी उस लड़की को भूलकर तुरंत मुड़कर भागने ही वाला था, लेकिन आपने सच में उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा था। जब से उसने झर के पहरे वाले इलाके में कदम रखा था, तब से पेड़ों की छतरी और जमीन के नीचे कीड़ों की सेना फैल चुकी थी। थप 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 अनगिनत गोल मटोल हरे रंग के कीड़े पेड़ों से नीचे गिरे और घोस्ट पाइथन का रास्ता रोककर खड़े हो गए। वे पहले से ही पेड़ों की छतरी की परछाइयों में छिपे हुए थे और नाग के करीब आने का इंतजार कर रहे थे। जमीन पर गिरते ही वे रेंगकर नाग के शरीर पर चढ़ गए और चिपचिपा तरल छोड़कर उससे पूरी तरह चिपक गए। घोस्ट पाइथन ने खुद को पागलों की तरह झटका, लेकिन वह उन्हें छोड़ा नहीं पाया। छटाक, उन हरे कीड़ों के खोल में महीन दरारें पड़ गईं और उनमें से सुनहरी रोशनी बाहर फूटने लगी। धड़ाक, सारे हरे कीड़े एक साथ धमाके से फट गए। आग और धमाके के बवंडर ने घोस्ट पाइथन के आधे शरीर को निगल लिया। जब धुआं छटा तो उसके शरीर पर एक खौफनाक जख्म बन चुका था और खून से लथपथ मांस पर अभी भी आग की चिंगारियां सुलग रही थीं। डार्क पैटर्न घोस्ट पाइथन दर्द के मारे आसमान की तरफ मुंह करके दर्दनाक चीख उठा। धड़ धड़ धड़ाक, जमीन भयानक तरीके से कांपी। पूरी तरह स्याह काले रंग का म्यूटेटेड मेटल गार्ड जमीन फाड़कर बाहर निकला और सीधे उस घोस्ट पाइथन के सामने आ गिरा।
उसकी लाल सुर्ख आंखों से खतरनाक कातिलाना तेवर छलक रहे थे। उसके पंजों में लगे ड्रिल ब्लेड्स तेजी से घूमते हुए बाहर निकले और उसने घोस्ट पाइथन पर खौफनाक वार कर दिया। घोस्ट पाइथन ने दर्द में अपने शरीर को एक तरफ झटका और किसी परछाई की तरह पीछे हटकर उस जानलेवा वार से खुद को बचा लिया। कचच! म्यूटेटेड मेटल गार्ड का वार हवा को चीरता हुआ सीधे जमीन में धंस गया, जिससे जमीन पर एक विशाल दरार पड़ गई। घोस्ट पाइथन डर के मारे सिकुड़ गया। अगर वह वार उसे लग जाता तो उसके टुकड़े हो जाते। लेकिन उसने तुरंत गौर किया कि सामने खड़ा यह मेटल गार्ड महज एक एक हजार साल पुराना आत्मा जीव था। उसका डर पलक झपकते ही खौफनाक गुस्से में बदल गया। वह खुद 10,000 साल पुराना आत्माजीव था। एक एक हजार साल का मामूली कीड़ा उसके सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसने खौफनाक फुंकार मारी और सीधे मेटल गार्ड से भिड़ गया। दोनों आत्मा जीवों की भिड़ंत से पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार उड़ने लगा। बैंगनी बालों वाली वह लड़की झू झूचिंग इस अचानक शुरू हुई खूनी जंग को देखकर एकदम दंग रह गई थी। काफी देर बाद वह होश में आई। वह दबे पांव खड़ी हुई और चुपचाप दूर भागने लगी। आपने उसे रोकने की कोई जल्दी नहीं दिखाई, बस कुछ कीड़ों को चुपके से उसके पीछे लगा दिया, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ उसकी जान बचाना नहीं था, बल्कि उसे खुद चलकर झर्ग साम्राज्य के घेरे के अंदर आने देना था। लड़की ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। दोनों आत्मा जीव जमीन और आसमान एक करते हुए लड़ रहे थे। अच्छा हुआ उन दोनों का ध्यान मुझ पर नहीं गया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में ढेरों सवाल तैरने लगे। वे हरे कीड़े क्या थे? वे धमाके के साथ कैसे फट गए? और वह मेटल गार्ड इतना खौफनाक और दानवी रूप कैसे ले चुका था? उसने सिर हिलाया। डॉलवो महाद्वीप पर करोड़ों आत्मा जीव हैं। शायद ये कोई ऐसी प्रजाति होगी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वह पेड़ों के तनों का सहारा लेकर हाँफती हुई जंगल की बाहरी सीमा की ओर भागती रही। मेरे हाथ आया हुआ 1,000 साल का सोल रिंग हाथ से निकल गया। जितना वह सोचती उसका दिल उतना ही मायूसी और गुस्से से भर जाता। उसके दिमाग में अपनी बहन की ठंडी मुस्कान कौंध उठी। उसकी आंखें नफरत से जम गईं। जू वेकिंग, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें पछाड़ कर रहूंगी, तुम्हें अपने पैरों तले कुचल कर रहूंगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका हर एक कदम झर्ग सेना के गुप्त इशारों पर सीधे डेथ ट्रैप की तरफ बढ़ रहा था। घुर्र! अचानक सामने से एक भयानक दहाड़ गूंजी। उसने सिर उठाकर देखा। एक किंग ऑफ द अर्थ उसका रास्ता रोके खड़ा था। उसका पूरा शरीर बैंगनी काले कवच से ढका था। उसका रूप अत्यंत खौफनाक था और उसकी लाल सुर्ख त्रिकोणी आंखें सीधे उसे घूर रही थीं। लड़की ने घबराकर तुरंत पीछे मुड़ना चाहा, लेकिन उसकी सोल पावर पहले ही खत्म हो चुकी थी। भागना तो दूर, खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। एक विशाल थाउजेंड जूल आंट ठीक उसके सामने खड़ा था। उसका छोटा सा सिर और भाले जैसी खौफनाक टांगें सीधे उसकी ओर तनी हुई थीं। उस विशाल चींटी का खौफनाक चेहरा उस लड़की के चेहरे के ठीक सामने आ चुका था। उसकी मधुमक्खी के छत्ते जैसी लाल आंखें बिना पलक झपकाए सीधे उसे घूर रही थीं। वह डर के मारे बेसुध हो गई और उसकी जोरदार चीख निकल गई। थाउजेंड जूल आंट ने अपना डरावना मुंह खोला। अंदर नुकीले दांतों और मांसल तंतुओं का जाल था और उसके चेहरे पर भयानक फुंकार मारी। लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वे पूरी तरह बेहोश हो गई। बेसुध होने से पहले उसकी आंखों के सामने का आखिरी नजारा यह था कि चींटी ने अपने अगले पंजों से उसे कसकर पकड़ा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गई। आप जर्ग सेना की नजरों के जरिए उस चींटी को लड़की को ले जाते हुए देख रहे थे। आपके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। अब उस नाक का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। दूसरी तरफ म्यूटेटेड मेटल गार्ड और उस 10,000 साल पुराने आत्मा जीव की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। मेटल गार्ड की रफ्तार बहुत बढ़ चुकी थी। वह पंख फड़फड़ाती चींटी का पीछा करने में भी सक्षम था, लेकिन वह डार्क पैटर्न घोस्ट वाइपर स्लैश टाइगर और भी ज्यादा तेज था। उसका विशाल शरीर के किसी परछाई की तरफ फुर्तीला था और वह मेटल गार्ड को लगातार चकमा दे रहा था। ऐसा नहीं था कि उस आत्मा जीव ने पलटवार नहीं किया था। उसके धारदार पंजों और दांतों के वार जब मेटल गार्ड पर पड़ते तो ऐसा लगता मानो किसी सख्त लोहे की दीवार पर वार किया गया हो। उल्टे मेटल गार्ड के घूमते हुए ड्रिल ब्लेड्स ने उसके शरीर पर एक गहरा जख्म बना दिया था। वह आत्मा जीव लगातार गुस्से में दहाड़ रहा था और अब उसके मन में पीछे हटने का ख्याल आ चुका था। 1,000 साल पुराना यह मेटल गार्ड उसकी समझ से परे था। न तो इस पर हमला काम कर रहा था और न ही इसे थकाया जा सकता था। उसने अपना शरीर मरोड़ा और जंगल के कोर एरिया की तरफ भागना चाहा। तभी अचानक एक अजीबोगरीब दिखने वाला आर्मर्ड उसकी पीठ पर कांटों से ढका हुआ एक बेहद मोटा और सख्त कवच था। उसकी छाहों मोटी टांगें जमीन में धंसी हुई थीं और उसका सिर पिछले कवच के अंदर छिपा हुआ था। उसकी काली सींग में एक ठंडी चमक तैर रही थी और उसकी 3 लाल सुर्ख आंखें बिना किसी भावना के सीधे उस आत्मा जीव को घूर रही थीं, मानो कोई जिंदा काली लोहे की दीवार खड़ी हो। आत्मा जीव हैरानी और डर से सुन्न पड़ गया। स्टारडॉ महान जंगल में ऐसे भयानक कीड़े आखिर कब से इतने बढ़ गए? उसे फटने वाले हरे कीड़ों की याद आ गई और उसका पूरा शरीर खौफ से ठंडा पड़ गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह भारी कीड़ा उसे जान से मारने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका काम बस उसे उसी जगह पर रोके रखना था। आत्मा जीव ने दहाड़ते हुए उस कीड़े पर छलांग लगा दी और अपने पंजों से उसे जमीन में दबाने की कोशिश की। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था और वे पूरी ताकत से उसे कुचलने लगा। कच! भारी कीड़े का मोटा बाहरी कवच आखिरकार धमाके के साथ टूट गया।
लेकिन अगले ही सेकंड म्यूटेटेड मेटल गार्ड दूर से छलांग लगाकर ठीक उसके सामने आ गिरा। वह भारी आवाज के साथ जमीन पर उतरा और उसकी लाल आंखें सीधे उस आत्मा जीव पर टिक गईं। आत्मा जीव ने सतर्क होकर धीमी गुर्राहट की। अब उसमें दोबारा बेपरवाही से हमला करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी। उस आत्मा जीव ने अब मेटल गार्ड को छोटा समझने की गलती बिल्कुल नहीं की। लेकिन अजीब बात यह थी कि म्यूटेटेड मेटल गार्ड अचानक वहीं थम गया। वो बस उस जीव को घूरता रहा, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। आत्मा जीव और भी ज्यादा बेचैन हो उठा। उसकी आंखें लगातार चारों तरफ रास्ता तलाश रही थीं, ताकि वह किसी तरह वहां से भाग निकले। सरर सरर सरर। अचानक झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगीं। अनगिनत भारी कीड़े बाहर निकल आए। काले कीड़ों के एक विशाल समंदर ने एक अभेद्य दीवार बना दी और उस आत्मा जीव तथा मेटल गार्ड को बीच में घेर कर कैद कर लिया। भागने का हर रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। रास्ता पूरी तरह बंद देखकर उस 10,000 साल पुराने आत्मा जीव का खौफनाक जंगलीपन जाग उठा। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया, उसकी लाल आंखों में गुस्से की आग जलने लगी और वह सीधे मेटल गार्ड को घूरने लगा। जैसे ही वह आत्मा जीव इस घेरे में फंसा, शाओ ने पेड़ों की छतरी के ऊपर छिपी अपनी पिंक इल्यूजन बटरफ्लाइज को सक्रिय कर दिया। अनगिनत गुलाबी तितलियों ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में अदृश्य जहरीले पाउडर की बारिश कर दी। वह पाउडर सांसों के जरिए आत्मा जीव और मेटल गार्ड दोनों के शरीर में चला गया। मेटल गार्ड पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसकी लाल आंखों से खौफनाक रोशनी फूट पड़ी। लेकिन वह कोई आम प्राणी नहीं था। उसकी कातिलाना सोच तो बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन उसका निशाना अब भी ओवरमाइंड के कंट्रोल में ही था। दूसरी तरफ वह आत्मा जीव भी उस इल्यूजन पाउडर से बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसकी आंखों में खून की नसें तैरने लगीं और उसका दिमाग काम करना बंद करने लगा। धड़ाक। मेटल गार्ड ने सबसे पहले हमला किया। उसके पंजों के घूमते हुए ड्रिल ब्लेड्स सीधे उस जीव के शरीर पर वार करने के लिए बढ़े। इस बार उस आत्मा जीव ने खुद को नहीं बचाया। उसने अपना खूनी मुंह खोला और सीधे मेटल गार्ड के पंजों को काटने के लिए झपटा। इल्यूजन पाउडर की वजह से उसने दूरी का गलत अंदाजा लगा लिया था और वह उन तेजी से घूमती आरी जैसी ब्लेड्स को मामूली पंजा समझ बैठा। जैसे ही उसका मुंह बंद होने वाला था, घूमती हुई ब्लेड्स सीधे उसकी गर्दन को चीरती हुई निकल गईं। छपाक। खून की बौछार उड़ गई। एक विशाल सिर उड़कर पेड़ से टकराया और नीचे जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखों की लाल परत धीरे धीरे गायब हो गई। वहां सिर्फ खौफ और सन्नाटा बचा था। उसका बिना सिर वाला विशाल शरीर 1 से 2 मिनट तक तड़पता रहा और फिर जमीन पर ढेर हो गया। ओह! एक गहरा गाढ़ा काले रंग का 10,000 साल पुराना सोल रिंग उसकी लाश से धीरे धीरे ऊपर तैरने लगा और उस लाश के नीचे एक बेहद चमकदार और दिव्य रोशनी बिखेरती हुई सोल बोन बाहर निकल आई। टप टप टप। जमीन पर पैरों की साफ आवाज गूंजी। कीड़ों की सेना ने तुरंत दो तरफ हटकर रास्ता बना दिया। शाऊ बहुत ही नजाकत और शान से बाहर निकली। उसने नीचे झुककर उस चमकती हुई हड्डी को उठा लिया। ये एक 10,000 साल पुरानी ट्रंक सोल बोन थी। मालिक इसे देखकर जरूर खुश होंगे। शाओवू हल्के से मुस्कुराई। उसने अपने हाथ का इशारा किया और कीड़ों की पूरी सेना समंदर की लहरों की तरह पीछे हट गई। कीड़ों का झुंड आगे बढ़ा और नाग की लाश को उठाकर ले गया। जमीन का क्रीप धीरे धीरे ऊपर उभरा और किसी जिंदा जीव की तरह खून से भरे उस हिस्से को निकल गया। कुछ ही पलों में खून की महक तक को मिटा दिया गया। म्यूटेटेड मेटल गार्ड ने ऊंची छलांग लगाई और धड़ाक की आवाज के साथ जमीन फाड़कर पाताल में समा गया। पूरा जंगल दोबारा शांत हो गया। वहां खून का एक कतरा तक नहीं बचा था। ना जाने कितना वक्त गुजरा, थाउजेंड जूलैंड उस लड़की को लेकर झर्ग बेस के अंदर उतरी। वह अभी भी बेहोश थी। उसके छोटे बैंगनी बाल उसके आधे चेहरे पर बिखरे हुए थे। आप उसके सामने आकर खड़े हुए और उसे ऊपर से नीचे तक निहारने लगे। बैंगनी बाल, नेदर सिवेट मार्शल सोल और बेहोश होने से पहले उसके मुंह से निकला नाम झू। उसकी पहचान का अंदाजा लगाना अब बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ये कोई और नहीं, झू झूवेई थी। स्टार लुओ साम्राज्य की एक रईस घराने की लड़की। वह स्टार्ड और महान जंगल के इतने अंदर क्या कर रही थी? आपके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आपकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वे बर्फ की तरह ठंडी थीं। बहुत बढ़िया। अभी जो भारी कीड़े बने थे वे तो जर्ग सेना की सुरक्षात्मक इकाइयों का बस शुरुआती ढांचा थे। असली नए जीवों को परखने के लिए किसी जिंदा इंसानी सोल मास्टर की जरूरत थी। इसके साथ ही नए प्रयोग की शुरुआत करते हैं। जर्ग सेना की नई इकाइयों की अंतिम पुष्टि के लिए एक जिंदा इंसानी सोल मास्टर चाहिए था और झू वेई का नेदर सिवेट। मार्शल सोल एक बिल्कुल अलग विकास मार्ग के लिए एकदम मुफीद था। ओवरमाइंड ने तुरंत 3 म्यूटेशन प्लान आपके सामने पेश कर दिए। 1 नेदर असैसिन 2 पैरासिटिक शैडो बॉडी। 3 जर्ग नेदर क्वीन एम्ब्रियो। आपने उस आखिरी नाम को देखा और आपकी आंखें गहरी हो गईं। अगर इसे सच में एक जर्ग क्वीन में बदल दिया जाए तो अगली बार जब झू झू किंग अपनी इस सगी बहन से मिलेगी तो क्या वह इसे पहचान भी पाएगी? तभी एक प्यारा सा पल घटा। आपने झुककर श्याओ वू के गाल पर एक किस कर दिया। पास ही बिछा जर्ग क्रीप हल्का सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। शाओवू का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। वह धीमे से शर्माते हुए बोली, कोई देख रहा है? लेकिन मुंह से ऐसा कहते हुए भी वह और भी ज्यादा आपकी बाहों में सिमटती चली गई। आप मुस्कुराए और उसे छेड़ने के अंदाज में बोले, उसे अभी होश भी नहीं आया है, उसे क्या पता हम क्या कर रहे हैं। ये कहते हुए आपने हल्के से उसकी पूंछ को सहला दिया, जिससे उसके मुंह से एक हल्की सी सीटी जैसी आवाज निकल गई। और ठीक उसी पल क्रीप पर लेटी झुझुवेई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली।
उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। क्या मुझे बचा लिया गया है? और ये कौन सी जगह है? वह संभल कर उठ बैठी। उसने अपने हाथ से नीचे की जमीन को दबाया। ऊपर से तो नरम घास जैसी दिख रही थी, लेकिन नीचे से वह धीरे धीरे दबकर वापस उभर रही थी, मानो वह किसी जिंदा जीव के पेट पर बैठी हो। झू झुवेई के रोंगटे खड़े हो गए। उसने त्योरियां चढ़ाकर काफी देर तक आसपास देखा, तब जाकर उसे समझ आया कि यहाँ की हर एक चीज अजीब और गलत थी। जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो वह पूरी तरह सुन्न पड़ गई। ऊपर छत पर भी हर तरफ वही अजीब घास उगी हुई थी। न कोई धूप थी, न बादल, और न ही स्टार्डो महान जंगल के विशाल पेड़ों की छत्र छाया। वहां सिर्फ एक बंद रहस्यमयी भूमिगत गुफा का साम्राज्य था, एकदम घोंटू। घुटन भरा हरा गुंबद उसके सिर के ठीक ऊपर छाया हुआ था। वह बुदबुदाई, यह यह कोई जंगल नहीं है। तभी पैरों की आहट गूंजी। एक उघड़े बदन वाला आदमी धीरे धीरे आकर उसके सामने रुक गया। उसकी आंखें बेहद ठंडी और क्रूर थीं। वह नजर जब उस पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो कोई इंसान उसे नहीं देख रहा, बल्कि कोई खौफनाक दरिंदा अपने शिकार को निहार रहा हो। झू झू वेई का दिल दहल गया। उसने अनजाने में अपना सिर झुका लिया और उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। क्या क्या तुमने मुझे बचाया है? आपने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजरों से उसे देखते रहे। झू झूवेई के कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे और उसका शरीर मिट्टी तथा खून के निशानों से सना हुआ था। आपकी इस तरह टकटकी लगाकर देखने वाली नजर से वह असहज महसूस करने लगी। वह स्टार लुओ साम्राज्य के रईस झू घराने की बड़ी राजकुमारी थी। आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उसका चेहरा जल्द ही ठंडा पड़ गया। चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आज की इस गुस्ताखी को नजरअंदाज करती हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी यह सब भूल जाओ, वरना जब मैं वापस लौटूंगी तो मेरे पिताजी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे घराने में टाइटल डॉलवो तक सेवा में तैनात हैं। उसकी ये बातें सुनकर आपके दिल में जवाब साफ हो चुका था। अहंकारी, दबंग और बात बात पर अपने खानदान की ताकत की धमकी देने वाली, ऊपर से उसके शरीर से आती नेदर सिवेट मार्शल सोल की महक। आपके सामने खड़ी ये औरत सच में स्टार लो साम्राज्य के झू घराने की बड़ी राजकुमारी झू झुवेई ही थी। वह प्रथम राजकुमार दाईवेइस की मंगेतर थी और झू परिवार की अगली वारिसों में से एक थी। ये पहचान इस डॉलवो महाद्वीप पर किसी भी जगह लोगों को डराने के लिए काफी थी। अफसोस की बात यह थी कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई मामूली सोल मास्टर नहीं था। आप अचानक मुस्कुरा दिए। मुझे बख्श दोगी, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही जाने देना नहीं चाहता। झू झू वेई सन्न रह गई। आपने बहुत आराम से अपनी बात पूरी की। और मुझ बिस्पाई, मुझे धमकी देने से पहले जरा देख तो लो कि ये कौन है। आपने बस अपना हाथ हवा में उठाया। आपके पैरों के नीचे की जमीन तेजी से कांपने लगी और पाताल से एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई। अगले ही पल दोनों तरफ का जरकरीब फट गया। किंग ऑफ द अर्थ और थाउजेंड जूलांट एक साथ जमीन फाड़कर बाहर निकल आए। वे दोनों खौफनाक दानव, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उसे मौत की कगार पर पहुंचा दिया था, इस वक्त बिल्कुल शांत होकर आपके अगल बगल पहरा दे रहे थे, बस आपके एक हुक्म के इंतजार में। झू झुवेई चीख उठी। उसके पैर कांप गए और वह वहीं जमीन पर ढेर हो गई। तुम 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 इन सोल बीस्ट्स के साथ मिले हुए हो। इस पल जाकर उसे सच में समझ आया कि उसने किसी अपनी जान बचाने वाले मसीहा को नहीं, बल्कि इस पूरे भूमिगत साम्राज्य के मालिक को उकसा दिया था। आपने बड़े आराम से उसकी बात को सुधारा। मिले हुए हैं, तुम इन्हें बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हो। ये तो बस मेरे हाथों की कठपुतलियां हैं जो मेरी हर बात मानती हैं। ये कहते हुए आपने ऊपर से उसे निहारते हुए ठंडे स्वर में जोड़ा, ज्यादा घबराओ मत। बहुत जल्द तुम भी इन्हीं की तरह बन जाओगी और मेरे हर हुक्म पर अपना सिर झुकाओगी। झूझुवेई का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके खून में मौजूद एहसास बरतरी ने उसे अभी भी हार मानने नहीं दिया। खानदान की धमकी बेकार गई तो उसने तुरंत उससे भी बड़ा पत्ता फेंका। मैं स्टार लुओ साम्राज्य के झू घराने की बेटी हूं और मेरा मंगेतर इस साम्राज्य का फर्स्ट प्रिंस है। अगर तुम मुझे अभी जाने देते हो तो मैं मान लूंगी कि यहां कुछ भी नहीं हुआ, वरना तुम्हें पूरे स्टार लुओ इंपीरियल फैमिली के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। झू झूवेई आपको टकटकी लगाई घूरती रही। वह इंतजार कर रही थी कि आप हिचकिचाएंगे, आपके चेहरे पर खौफ दिखाई देगा, लेकिन आप बस मुस्कुरा दिए। जू घराने और शाही परिवार का बदला। आपने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। अगर स्टार लुओ साम्राज्य सच में यहां आने की हिम्मत करता है तो सबसे पहले इसी का शिकार किया जाएगा। ये बात अगर स्टारलू साम्राज्य तक पहुंचती तो पूरे झू घराने में भूचाल आ जाता। लेकिन अफसोस, ये जगह पाताल की गहराइयों में दबी हुई थी। उसके गायब होने की खबर लंबे समय तक बाहर तक पहुंच ही नहीं सकती थी। झू झूवेई का शरीर अकड़ गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ा घमंड, इस जगह पर आकर पूरी तरह बेअसर साबित हो चुका था। अगर कोई मामूली सोल मास्टर होता तो झू घराने और शाही परिवार का नाम सुनकर कब का उसे छोड़ चुका होता। लेकिन आप तो इस दुनिया के थे ही नहीं। साम्राज्य हो या शाही परिवार, जर्ग साम्राज्य के सामने वे सब बस ऐसे शिकार थे जिन्हें अभी निगला जाना बाकी था। तभी आपके दिमाग में झू घराने का एक और चेहरा कौंध उठा, झू झुकिंग। ये दोनों बहनें एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक थीं। अगर भविष्य में मौका मिला तो दोनों को एक साथ झर्ग साम्राज्य में शामिल किया जा सकता था। जहां तक बात उस किस्मत के धनी टैंग सन मेन कैरेक्टर की थी, जो हमेशा आखिरी वक्त में पासा पलट देता था, ये ख्याल आते ही आपने तुरंत सिर हिला दिया। अभी इन सब बातों के बारे में सोचना बहुत जल्दबाजी होगी।
झू झुवेई ने देखा कि उसकी धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह और कुछ बोलने ही वाली थी कि आपने सीधे उसकी बात काट दी। अब तुम्हारे साथ खेल खेलने का वक्त खत्म हुआ। अब सीधे काम की बात पर आते हैं। झू झुवेई को आपकी थोड़ी देर पहले कही बात याद आ गई। बहुत जल्द तुम भी इन्हीं की तरह बन जाओगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह चीखते हुए बोली, मैं कभी तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। आप ठंडी हंसी हंसे। ये तय करना तुम्हारे बस में नहीं है। जर्ग साम्राज्य में सिर्फ दो ही नतीजे होते हैं, या तो पूरी तरह गुलामी स्वीकार करो, या फिर पूरी तरह इस्तेमाल हो जाओ। तभी शाओवू बड़ी नजाकत से आपकी तरफ बढ़ी। शाओवू की आवाज बहुत ही कोमल और मीठी गूंजी। मालिक, मैं इसे आपके कायदे कानून सिखाने में मदद करती हूँ। आपने उसे रोका नहीं, बस एक तरफ खड़े होकर देखने लगे। शाओवू की पीठ के पीछे उगी लंबी कांटेदार पूंछ धीरे धीरे हवा में उठी और उसकी बेहद धारदार नोक झू झू वेई के चेहरे से महज 1 इंच की दूरी पर जाकर रुक गई। शाओवू की सांसों के साथ वह नोक हल्के हल्के कांप रही थी। झू झू वेई का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वह हिलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। वह अपनी इस खूबसूरत रंगत और चेहरे की सबसे ज्यादा परवाह करती थी। अगर इस चेहरे पर जरा सा भी खरोंच का निशान आ जाता तो वह उसके लिए मौत से भी बदतर होता। और इसी पल उसने पहली बार शाओवू के असली रूप को करीब से देखा। लाल सुर्ख आंखें, हड्डियों के विशाल पंख और कांटों से ढकी हुई वह खौफनाक लंबी पूंछ। उसके सामने खड़ी यह औरत इंसानों और आत्मा जीवों को लेकर उसकी बनाई हर समझ से परे थी। बचपन से लेकर आज तक वह हमेशा बेहद अहंकारी रही थी। यहां तक कि प्रथम राजकुमार दाई वेइस भी कभी उसके इतने करीब नहीं आ पाया था। लेकिन आज उसे इस कदर लाचार और बेबस बना दिया गया था। उसका सारा घमंड और अहंकार धीरे धीरे टूट कर बिखर रहा था। आप साफ देख सकते थे कि उसका मनोबल अब पूरी तरह धरातल पर पहुंच चुका था। अब उसे और डराने की कोई जरूरत नहीं थी। आप उसके सामने आए और धीरे से नीचे झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। झू झुवेई को ऐसा लगा मानो उसकी चेतना को किसी अनंत गहरे पाताल ने अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। यहां तक कि सांस लेना भी दूभर हो गया था। आपकी भारी और ठंडी आवाज गूंजी, गुलामी स्वीकार करो। तुम्हारा वजूद हमेशा से झर्ग साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए ही बना था। उसकी आंखें गुस्से और लाचारी से लाल हो गईं। वह आपको घूरते हुए फुंकारी, कमीने, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आप अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इंसानों को देखे हुए काफी वक्त हो चुका था और यह अहंकारी बिल्ली आपको थोड़ा मजा दे रही थी। लेकिन आपके चेहरे की यह मुस्कान थोड़ी देर पहले दी गई धमकियों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक लग रही थी। आप सीधे खड़े हुए और आपने बस अपना हाथ लहराया। क्रीप के बीचों बीच एक विशाल इंक्यूबेशन कोकून धीरे धीरे पाताल से ऊपर उठा। उसकी आधी पारदर्शी बाहरी दीवारें लगातार धड़क रही थीं और अंदर बारीक नसों का जाल बिछा हुआ था। शाओवू ने अपनी लंबी पूंछ लपेटी, सीधे झूझुवेई को जकड़ा और उसे उस कोकून के अंदर ढकेल दिया। झूझुवेई ने पागलों की तरह छटपटाना शुरू कर दिया। वह झिल्लीदार पारदर्शी दीवार को हाथों से पीटने लगी और अपनी सोल पावर को जगाकर बाहर भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसके शरीर के अंदर सन्नाटा था। वह अपनी आत्मा शक्ति का एक कतरा भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। तब जाकर उसे समझ आया कि उसके बेहोश रहने के दौरान मदर नेस्ट ने उसके शरीर की पूरी सोल पावर को पहले ही निचोड़ लिया था। जब से उसने आंखें खोली थीं, वह बस एक मामूली आम इंसान बन चुकी थी, जो विरोध का पहला कदम भी नहीं उठा सकती थी। आपने एक बार फिर इशारा किया। कोकून से जुड़ी हुई एनचैंट्रेस वॉर्म किंग हिलने डुलने लगी। पिंक मेंटल एनर्जी उन नसों के जरिए कोकून के अंदर बहने लगी और सुनहरे रंग का केमिकल लिक्विड तेजी से ऊपर उठकर झू झूवेई के पूरे शरीर को डुबोने लगा। वह पागलों की तरह उस बाहरी दीवार को पीट रही थी। झू झुवेई की चीखने की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और उसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा गया। बेहोश होने से पहले उसके कानों में सिर्फ आपकी एक हल्की सी आवाज गूंजी, आराम से सो जाओ, जब तुम जागोगी तो पूरी तरह जर्ग साम्राज्य की हो चुकी होगी। कुछ ही पलों बाद आपके दिमाग में ओवरमाइंड की आवाज गूंजी, अलर्ट, एनचेंट्रेस वॉर्म किंग की जन्मजात क्षमता, पूरी गुलामी सफलतापूर्वक इंजेक्ट की जा चुकी है। निशाने की चेतना और दिमाग को बदलने की प्रक्रिया जारी है। ओवरमाइंड का संदेश सुनकर आपको इस नई प्रजाति के बनने की कहानी याद आ गई। कुछ समय पहले किंग ऑफ द अर्थ ने शिकार के दौरान एक 10,000 साल पुरानी पिंक क्वीन को पकड़ा था। कोरोजन पूल ने उसके शरीर से चार्म और मानसिक उत्तेजना वाले जीन्स निकाले थे। आपने तुरंत गोदाम में मौजूद बाकी एक जैसे जीन्स को इनके साथ मिला दिया था। इस तरह मामूली इल्यूजन बटरफ्लाई म्यूटेट होकर एनचेंट्रेस वॉर्म में बदल गई और उनमें से सबसे ताकतवर कीड़ा 1,000 साल पुराना एनचेंट्रेस वॉर्म किंग बन गया। वह बिल्कुल सही समय पर सामने आई थी। ब्लेड क्वीन बनाने के मौके बहुत सीमित थे। नेस्ट को हर बार एक लेवल अपग्रेड करने पर भी सिर्फ एक अतिरिक्त ब्लेड क्वीन बनाने का मौका मिलता था। लेकिन डोलुओ महाद्वीप पर इस्तेमाल करने लायक इंसान तो अनगिनत थे। आप हर किसी पर इतना कीमती मौका तो बर्बाद नहीं कर सकते थे। आपने ओवरमाइंड से इसका डेटा पैनल खोलने को कहा। एनचेंट्रेस वॉर्म सहायक जीव बिना किसी रंग और गंध वाला दिमागी पाउडर छोड़ सकता है, जिससे दुश्मन को भ्रम, मानसिक असंतुलन या सीधे बेहोशी में डाला जा सकता है। एनचेंट्रेस वॉर्म किंग लीडर जीव, 1,000 साल स्तर, विशेष क्षमता, पूरी गुलामी। अपने पूरे पाउडर को एक गाढ़े दिमागी तरल में बदलकर इंक्यूबेशन कोकून के जरिए इंसान के शरीर में डाल सकता है।
म्यूटेशन पूरा होने के बाद इंसान की पुरानी यादें और रूप रंग बिल्कुल पहले जैसा रहता है, लेकिन वह जीवन भर के लिए झर्ग साम्राज्य का अंधभक्त और गुलाम बन जाता है। ठंडा होने का समय हर बार इस्तेमाल के बाद 7 दिन का समय चाहिए। इस क्षमता को देखते ही आपकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। रूप रंग नहीं बदलेगा, यादें नहीं मिटेंगी। बस उसे वापस उसकी पुरानी दुनिया में भेज दो और बाहर का कोई इंसान चाहकर भी शक नहीं कर पाएगा। छेन रिंगशू को किसी राजकुमार की जगह लेने के लिए बरसों तक चालें चलनी पड़ी थीं, जबकि आपको बस इंसान को उठाकर लाना था और कुछ ही घंटों में वह आपका मोहरा बन जाता। साम्राज्य, शाही घराने, बड़े-बड़े संप्रदाय, रईस घराने, अगर आप एक-एक करके इनके मुख्य चेहरों को पकड़कर अपना गुलाम बना लें और वापस भेज दें, तो पूरे डोलुओ महाद्वीप की गुप्त खबरें और संसाधन खुद चलकर झर्ग साम्राज्य की झोली में गिरेंगे। झू झुवेई इस विशाल भूमिगत गुप्त जाल का पहला मोहरा बनने जा रही थी। हालांकि आप इस नई ताकत के नशे में चूर नहीं हुए। इंसानी दुनिया को पूरी तरह अपने कदमों में लाने की बातें करना अभी बहुत जल्दबाजी होती। आखिरकार डोलुओ महाद्वीप महाद्वीप की गहराइयों में अभी भी कई पुराने राक्षस छिपे बैठे थे और उनसे भी ऊपर गॉड रेल्म इस पूरे ग्रह पर अपनी नजर टिकाए बैठा था। यही नहीं, महाद्वीप के दूसरी तरफ एक और सन मून कॉन्टिनेंट मौजूद था, जिससे अभी तक संपर्क नहीं हुआ था। एन्चेंट्रेस वॉर्मजर्ग साम्राज्य को चुपके से हर जगह फैलाने में मदद तो कर सकता था, लेकिन वह हर जंग को अकेले नहीं जिता सकता था। जब तक उन सर्वोच्च सत्ताओं का सीधे सामने से सामना करने लायक ताकत हासिल नहीं हो जाती, तब तक जर्ग साम्राज्य को जमीन के नीचे ही छिपे रहना था। धीरे धीरे ऊर्जा जुटाना, नए नए जीवों का निर्माण करना और म्यूटेशन के जरिए खुद को विकसित करना। चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाओ और फिर इन स्थानीय वासियों को दिखाओ कि ब्रह्मांड की असली तबाही किसे कहते हैं। हालांकि गुप्त चालें सिर्फ फैलाव में मदद करती हैं। डोलुओ महाद्वीप को पूरी तरह निगलने के लिए आखिरकार अखंड ताकत की ही जरूरत पड़ने वाली थी। आपने लगे हाथ दूसरा डेटा पैनल खोला। सेल्फ डिस्ट्रक्ट वॉर्म ये जीव पैदा होते ही अपने शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू कर देता है और अधिकतम 20 सेकंड तक ही जिंदा रह सकता है। अगर इसे सही समय पर दुश्मन पर नहीं फेंका गया तो यह खुद ब खुद फट जाएगा। वे बेहद तेज रफ्तार से भागते हैं और एक बेहद चिपकने वाला तरल छोड़ते हैं, जिससे वे सीधे दुश्मन के शरीर से चिपक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक कीड़े को पैदा करने में महज 100 पॉइंट एनर्जी लगती है। इसकी तुलना में एक मामूली जंपर भी 500 पॉइंट ऊर्जा लेता था। उस हिसाब से यह सेल्फ डिस्ट्रक्ट वॉर्म बेहद सस्ता और किफायती था। पहले जब 10,000 साल पुराने आत्माजीव का घेराव किया गया था, तो इन कीड़ों के एक झुंड ने उस पर चिपककर एक ही धमाके में गहरे जख्म बना दिए थे और फटने के बाद बची हुई आग लगातार उसके शरीर को जलाती रही, जिससे उस आत्माजीव की खुद को ठीक करने की क्षमता भी दब गई थी। ताकत खौफनाक, लागत बेहद कम, बस एक ही समस्या थी, इन्हें पैदा होते ही दुश्मनों पर फेंकना जरूरी था। इसलिए आपने उनके हमले के लिए एक बिल्कुल नया तरीका बनाया, ओवरलॉर्ड बॉम्बिंग फोर्ट्रेस। सबसे पहले जर्ग क्रीप को ओवरलॉर्ड के शरीर के अंदर बोया गया और उसके अंदर एक लेवल एक मदर नेस्ट उगाया गया। मामूली ओवरलॉर्ड में इतनी जगह नहीं थी, इसलिए आपने उनके आकार बढ़ाने वाले जीन्स को म्यूटेट किया। आखिरकार 50 मीटर लंबी और लगभग 20 मीटर ऊंची एक जायंट ओवरलॉर्ड फोर्ट्रेस उड़कर आसमान में पहुंची। वह हवा में तैरते हुए किसी जिंदा युद्धपोत जैसी लग रही थी, जिसने आधे आसमान को ढक लिया था। उसके शरीर के अंदर मौजूद मदर नेस्ट लगातार सेल्फ डिस्ट्रक्ट वॉर्म्स पैदा कर रहा था और उन्हें सीधे हवा से जमीन पर गिरा रहा था। इस पल से झर्ग साम्राज्य की जंग सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रह गई थी। और जब झूझुवेई दोबारा होश में आई, वह अब भी वही झू घराने की बड़ी राजकुमारी थी। अब भी प्रथम राजकुमार दाई वेइस की मंगेतर थी। उसका रूप, उसकी यादें, उसकी पहचान कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन उसकी वफादारी अब पूरी तरह झर्क साम्राज्य की बन चुकी थी। जमीन पर तबाही मचाते सेल्फ डिस्ट्रक्ट वॉर्म्स, आसमान में हुकूमत करता ओवरलॉर्ड फोर्ट्रेस और अंधेरे में छिपी झू झू वेई जैसी कातिल चाल। झर्क साम्राज्य का खौफनाक जासूसी नेटवर्क अभी बस अपना पहला जाल बिछाना शुरू कर रहा था।